स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को मेरा? यस मैम। ठीक है ठीक है। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग को अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, यानी मेल्स का जो सिस्टम है रिप्रोडक्शन के लिए, उसके बारे में। फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शंस क्या क्या होंगे उनके? टू प्रोड्यूस, मेंटेन, ट्रांसपोर्ट एंड नरिश एंड द प्रोटेक्टिव फ्लूइड, यानी सीमन। जो उनका क्या काम है, स्पर्म जो है उसको नरिश करना, नरिश इन द सेंस उसको वो क्वालिटी देना जो एक्चुअली उनके रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक हो गया नरिश करना, मेंटेन करना, उसकी जो ओवरऑल फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करना, उसको प्रोड्यूस करना और ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। जब वो फीमेल की बॉडी में एंटर होता है तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाना। ये सब चीजें एक किसी प्रोटेक्टिव फ्लूइड में होती हैं। अब जो स्पर्म है वो खुद से मूव नहीं करता, वो एक फ्लूइड को हेल्प लेता है, फ्लूइड की हेल्प लेता है। वो वाया उस फ्लूइड वो अपने सारे प्रोडक्शंस करता है, सारे फंक्शंस को प्रॉपरली करता है। वो चीज क्या है? दैट इज द सीमन, ठीक है। सीमन जो है वो मैन का फ्लूइड है, तो उसमें ही स्पर्म जो है वो ट्रेवल करता है और अपने सारे फंक्शंस वो उसी फ्लूइड के थ्रू करता है, ठीक है। टू डिस्चार्ज स्पर्म विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ये पार्ट भी है कि स्पर्म को वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी जो वजाना है उसके अंदर उसको डिस्चार्ज करना, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। एंड टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट मेल सेक्स हॉर्मोन्स, मेल्स के जो सेक्स हॉर्मोन्स है उनको प्रोड्यूस करना, उनको सिक्रीट करना, ये तीन फंक्शंस मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। स्क्रोटम से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्क्रोटम इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ स्किन एंड मसल दैट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस एंड हेल्प्स रेगुलेट देयर टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल स्पर्म प्रोडक्शन। जो उनका पेनिस होता है उसके नीचे जो छोटा सा पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली स्क्रोटम। उसको हम पाउच ऑफ स्किन बोलेंगे और मसल्स का, जो कि हमारे टेस्टिस जो उसके अंदर है उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी चोट से, किसी भी चीज से। हेल्प्स रेगुलेट देयर टेम्परेचर, उसका वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है जिससे कि स्पर्म का प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके, प्रॉपर एक टेम्परेचर पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। दैट इज द वर्क ऑफ स्क्रोटम। इट इज एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाहर है, लोकेटेड बिहाइंड द बिलो द पेनिस। जो मैंने आप लोग को बताया कि पेनिस के जो नीचे जो मस्कुलर पार्ट है, अ पाउच काइंड ऑफ, that is actually a scrotum. Scrotum is a small muscular sac containing the testes, blood vessels and parts of the spermatic cord. Scrotum एक छोटा सा मस्कुलर पार्ट है, पाउच है छोटा सा, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं? टेस्टिस और ब्लड वेसल्स, ठीक है, प्लस स्पर्मेटिक कॉर्ड के, यानी स्पर्मेटिक जो कॉर्ड है जिससे स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट उसमें डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स बाय अ रिज कॉल्ड अ रैफे। उसके अंदर एक छोटा सा लाइन होती है जिससे कि वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, उस लाइन को हम रैफे बोलते हैं। ईच कंपार्टमेंट यूजुअली कंटेन वन टेस्टिस। हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस, एक एपिडिडिमिस, एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, प्लस एक क्रेमेस्टर मसल भी होती है। तो ये चार चीजें दोनों ही कंपार्टमेंट्स में एक एक होती हैं, टेस्टिस, एपिडिडिमिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्रेमेस्टर मसल। टेस्टिस, एपिडिडिमिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड क्रेमेस्टिक मसल, ठीक है। तो दोनों ही कंपार्टमेंट्स में वो होती है। टेस्टिस आर द मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से एक है टेस्टिस, जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एपिडिडिमिस इज अ टाइटली कॉइल्ड ट्यूब दैट कनेक्ट्स ईच टेस्टिस टू द वास डिफरेंट एंड स्टोर्स स्पर्म। अब एपिडिडिमिस एक ऐसा लेयर है जो कि छोटा सा ट्यूब होता है कॉइल्ड फॉर्म में, जो कि वास डिफरेंस से यानी टेस्टिस से लेकर के वास डिफरेंस तक कनेक्ट होता है, जो कि स्पर्म को स्टोर करता है। यानी स्पर्म वहां पे आके पूरा रिप्रोडक्शन होने के बाद पूरा स्पर्म वहां आके स्टोर होता है और उसको जब रिलीज होना होता है दैट कैन रिलीज, ठीक है। Cremastic muscle covers the testes and helps in moving them closer
टू और फर्दर फ्रॉम द बॉडी टू रेगुलेट टेम्परेचर। क्रेमास्टर मसल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली टेस्टिस के ऊपर पूरे में ऐसे उसको कवर अप करके रखते हैं। मसल्स का काम ही है प्रोडक्शन देना, प्रोटेक्शन देना, तो वो उसको पूरा कवर अप करके रखते हैं और उसको मूव करवाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जो पाउच होता है वो काइंड ऑफ, ठीक है। और बॉडी का टेम्परेचर भी वो मेंटेन करके रखता है। स्क्रोटम एक्ट एज अ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम फॉर द टेस्टिस। जो स्क्रोटम है वो एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है टेस्टिस के लिए, जिसकी ऑब्वियसली हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट कंट्रोल करके रखता है वो टेस्टिस के लिए। नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मस्ट बी स्लाइटली कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे हल्का सा वो ठंडा सा होता है टेस्टिस का टेम्परेचर। और नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट के लिए भी टेस्टिस का क्लाइमेट कंट्रोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मसल इन द स्क्रोटल वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू मूव द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी फॉर वार्मथ और फर्दर अवे टू कूल देम डाउन, ठीक है। जो मसल है स्क्रोटल वॉल की, जैसे कि स्क्रोटम बना हुआ है, उसकी जो मसल है वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ठीक है। उसका साइज जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है। टू मूव द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी, जो कि टेस्टिस को बॉडी के क्लोज भी लेके जाती है वार्मथ के लिए, और फर्दर वापस से उसको ठंडा कर देती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट। फंक्शंस क्या क्या है स्क्रोटम के? इट प्रोटेक्ट्स द टेस्टीज एंड अदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जैसे कि आपने बताया कि क्योंकि वो टेस्टीज को कवर अप करके रखा है, उसने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो ये टेस्टीज को प्रोटेक्ट करता है और पूरे मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी वो प्रोटेक्ट करता है। वो कूलर टेम्परेचर मेंटेन करता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, जो जरूरी होता है, हल्का सा ठंडा प्रेशर, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई स्क्रोटम के लिए। स्क्रोटम सबको क्लियर हो गया है? देन विल मूव फॉर द प्रोस्टेट ग्लैंड। Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट स्क्रोटम में किसी को भी? No. ठीक है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉमन है, आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है, कि प्रोस्टेट कैंसर्स कितने ज्यादा कॉमन हो गए आजकल मेल्स में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज अ वॉलनट साइज्ड ग्लैंड। वॉलनट देखा है आप लोगों ने, अखरोट, उसके साइज की एक ग्लैंड होती है जो कि ब्लैडर और पेनिस के बीच में लोकेटेड होती है, ठीक है। दिस इज द पेनिस एंड दिस इज द ब्लैडर, तो उसके बीच में जो ग्लैंड है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। द यूरेथ्रा पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट। यूरेथ्रा जो है जिससे कि यूरिन नीचे आता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो कि सेंटर ऑफ प्रोस्टेट से पास होता है, यूरिन को लेकर के जाता है और ब्लैडर से वो पेनिस के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, रिलीज आउट कर देता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। प्रोस्टेट जो है वो एक सिक्रीट है, उसको द प्रोस्टेट सिक्रीट अ फ्लूइड दैट नरिशेस एंड प्रोटेक्ट्स द स्पर्म। वो क्या हो सकता है? सीमन, क्योंकि सीमन के थ्रू ही हमारे जो स्पर्म है वो पूरा उसमें स्टोर भी हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारी चीजें। तो प्रोस्टेट सिक्रीट्स अ फ्लूइड दैट नरिशेस एंड प्रोटेक्ट्स स्पर्म, ठीक है। During ejaculation, this fluid is squeezed out into the urethra and mixes with the sperm to form semen. अब ये जो इजैकुलेशन है, इजैकुलेशन यानी जब हमारा पेनिस बहुत ज्यादा, मतलब जब मेल्स का पेनिस जो है जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फॉर्म में होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड ऑल, उन सब प्रोसेसेस के टाइम पे, या माइंड में कुछ अगर है तो उसकी वजह से जब उसमें जो फ्लूइड है वो यूरेथ्रा में जाके स्क्वीज होता है, यानी यूरेथ्रा में जाता है, यूरेथ्रा में जाने के बाद वो स्पर्म के साथ मिक्स होता है और वो फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलकर के वो सीमन बनाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो फॉर दी semen, for the production of semen and to nourishes and protects the sperm through semen, ठीक है। Seminal vesicles transport sperm from these testes to the ejaculatory ducts, and during ejaculation they add fluid to form semen. Seminal vesicles जो होते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होते हैं, जो कि टेस्टिस को जो टेस्टिस की जो डक्ट होती हैं उसके थ्रू वो इजैकुलेशन करवाते हैं, और उसी टाइम पे पूरा सीमन का फॉर्म बनता है, मतलब पूरा सीमन अपने फॉर्म में आता है, बनता है, किसके साथ काउंट होकर के? स्पर्म के साथ काउंट होके, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यूरेथ्रा स्टार्ट करूं, प्रोस्टेट ग्लैंड। Yes, ma'am. Clear है. प्रोस्टेट ग्लैंड इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी कॉमनली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। यूरेथ्रा इन मेल्स, द यूरेथ्रा कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू द पेनिस। यूरेथ्रा का काम ही है वो फीमेल्स में भी
कनेक्ट ही कर रहा है, वो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी कनेक्ट ही कर रहा है। तो वो यूरिनरी ब्लैडर से पेनिस को कनेक्ट करता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, वहां से पेनिस तक अगर उसको इजैकुलेट करना है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू ही आएगा। वंस द ब्लैडर इज फुल, जब वो फुल हो जाता है, यूरिन पासेस थ्रू द यूरेथ्रा, तो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू नीचे आती है पेनिस में एंड exit the body through external urethral opening, ठीक है, which is located at the tip of the penis, जो कि tip of the penis जो है वहां पे जाकर के लोकेटेड होती है, कनेक्टेड होती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, जिससे कि यूरिन पास आउट होती है। द यूरेथ्रा extends from the bladder to the external urethral meatus at the end of penis, उसको हम external urethral meatus या external urethral opening भी बोलते हैं। It serves as a common passage for both the reproductive system, यूरेथ्रा जो होता है वो एक कॉमन पैसेज की तरह काम करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टू कैरी सीमन एंड स्पर्म, तो ये यूरिन को भी लेकर जाता है और सीमन और स्पर्म को भी लेकर जाता है, ठीक है, इसके दोनों काम है, ये यूरिन और सीमन को भी लेके जाएगा और सीमन और स्पर्म को भी लेके जाएगा और यूरिन को भी लेके जाएगा। तो यूरिन के यूरेथ्रा के दो काम है, याद रखना। When the reproductive fluid pass through the urethra, the sphincter muscles contract tightly to prevent urine from entering the urethra at that time. अब जब रिप्रोडक्टिव फ्लूइड यानी जब सीमन यूरेथ्रा से पास आउट होता है तो स्फिंक्टर मसल्स का ये काम है कि वो उसको टाइटली कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को उसके साथ मिक्सअप ना होने दें, ठीक है, तो यूरिन को वो होल्ड करके रखता है ताकि सीमन पास आउट हो जाए। एक टाइम पे दोनों ही चीजें साथ में पास आउट नहीं हो सकती क्योंकि रास्ता एक ही है, दैट्स व्हाई। Parts of male urethra, the male urethra is divided into three regions, ठीक है, prostatic urethra, membranous urethra and spongy of penile urethra। तो पहला है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दिस इज द नियरेस्ट सेक्शन पासिंग थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लोजली प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से पास होता है, दैट इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड के क्लोजली पास हो रहा है तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है। इट रिसीव्स द इजैकुलेटरी ड्रग्स which brings sperm and seminal fluid as well as several small ducts from the prostate gland, ठीक है। अब ये स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड्स दोनों ही चीजों को बाकी के वो इजैकुलेटरी डक्ट्स के थ्रू पूरे में वो रिलीज करती है, ठीक है, छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं जिनको हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, झिल्लीदार मूत्रमार्ग, a short section that passes through the pelvic floor muscles, urogenital diaphragm, ठीक है, तो एक छोटा सा सेक्शन जो होता है जो कि वहां से पास होता है, दैट इज pelvic floor muscles, pelvic floor muscle से ही urogenital diaphragm पूरा पास होता है। इट इज द narrowest and least expandable part of the urethra, यानी सबसे छोटा और एक्सपेंडेबल यानी नीचे जाकर के फैल जाता है, तो ये पार्ट जो है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। स्पॉन्जी ऑफ और पेनाइल यूरेथ्रा जिसको हम बोलेंगे, दिस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन रनिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द पेनिस, जो कि पेनिस की लेंथ के साथ रन करता है विथ इन द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, अ स्पॉन्ज लाइक इरेक्टल टिश्यू। इट ओपन्स अप एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, यानी टिप ऑफ द पेनिस पे वो रहता है। Ducts from the bulbourethral glands open into this section to release lubricating fluid, ठीक है। bulbourethral glands जो है, ducts from the bulbourethral glands जो कि उस सिक्रेशन में जाके उसको lubricate बनाती है, यानी चिकना बनाती है, तो वो है bulbourethral glands। अब पेनिस की बात करते हैं, तो पेनिस इज मेड अप ऑफ 3 सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यूज, 3 सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर के पेनिस बनता है, दैट कैन फिल विद ब्लड कॉजिंग इरेक्शन, ब्लड भी होता है जो कि इरेक्शन करवाता है। दूसरा है 2 ऑफ दीज सिलेंडर्स कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसको याद करना पड़ेगा आपको, कॉर्पोरा कैवर्नोसा कंटेन्स सेंट्रल आर्टरीज एंड आर लोकेटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द पेनिस, ठीक है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारी आर्टरीज होती हैं जो कि पेनिस के अपर साइड में लोकेटेड होता है, ठीक है, क्या 2 सिलेंडर्स कॉर्पोरा कैवर्नोसा। थर्ड वन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के पास में होता है, यानी बिल्कुल नीचे होता है, एंड सराउंड्स द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा को कवर अप करके रखता है।
कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है इट फॉर्म्स द ग्लैंड्स पेनिस एट द टिप एंड इंश्योर्स द यूरेथ्रा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग एजैकुलेशन एंड यूरिनेशन। अब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और ग्लैंड पेनिस जो होता है वो एक ही टाइम पर उन दोनों को ओपन तो करके रखता है लेकिन होल्ड करवाता है। जब वो सीमन वहां से निकलेगा या ड्यूरिंग इजेकुलेशन या यूरिनेशन के टाइम पे वो चीजों को होल्ड करके रखेगा, यूरेथ्रा को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो दिस इज दी पेनिस। यहां तक किसी को डाउट है? फिर मैं फीमेल स्टार्ट करूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नो मैम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दिस इज द इमेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा रहा यूट्रस। ठीक है, दिस इज द मायोमेट्रियम। ये अंदर जो यूट्रस की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम। ये है यूट्राइन ट्यूब्स। ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स। ये है हमारी ओवरीज जो कि कनेक्ट कर रहे हैं ओवरीज के कॉर्नर पे। जब ट्यूब ओवरीज पर आकर चिपकती है तो उस पार्ट को हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। और सर्विक्स ये वाला पार्ट है और ये रहा हमारा वजाइना। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। The female reproductive system consists of external and internal sexual organs. Female reproductive system में internal external दोनों ही sexual organs को involve किया गया है, which are responsible for the reproduction of new offspring. न्यू ऑफस्प्रिंग समझते हैं आप? जो नए एग्स बन रहे हैं, जो नए ओवम्स बन रहे हैं, उन सब चीजों के प्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? फीमेल्स के एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, इन ह्यूमंस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इमेच्योर एट बर्थ। फीमेल ह्यूमंस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बर्थ के टाइम पे बिल्कुल इमेच्योर है एंड डेवलप्स फुल्ली बाय प्यूबर्टी। और कब प्यूबर्टी पता है किसी को? प्यूबर्टी क्या होती है, किस एज से किस एज तक होती है? मैम टीनेज से शुरू हो जाती है ना? यस, 13 से स्टार्ट होती है। उस टाइम पर हमारे टीनेज के टाइम पर हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिच्योर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इनेबलिंग इट टू प्रोड्यूस गैमेट्स जो कि एग्स को भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और ओवरऑल हमारे फीटस को फुल टर्म तक सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस टू फुल टर्म, यानी जो बेबीज के लिए भी। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर कॉल्ड जेनिटेलिया। बाहर वाले जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, हमारा वजाइना हो गया, नीचे का क्लिटोरिस हो गया, हाइमेन हो गया, ये सब चीजों को हम लोग एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी जेनिटेलियाज बोलते हैं, विच आर द पार्ट ऑफ सेक्सुअल अपैरेटस। ठीक है, मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज द लेबिया मेजोरा जो कि लार्जर आउटर फोल्ड। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो बाहर की जो आउटर लाइनिंग्स होती हैं वो फोल्ड जो होता है उसका हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इनर लाइनिंग्स जो थिन होती है उसको हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। हाइमेन एज यू ऑल नो फीमेल्स में, क्लिटोरिस ऊपर की तरफ जो कॉर्नर में एक जो झिल्ली होती है उसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी उसी को बोलते हैं जो कि एक प्रॉपर सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। एज ऑलरेडी आप लोगों ने डॉक्टर से सुना होगा, देयर इज नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ वॉश टू क्लीन दी वजाइना, क्योंकि वजाइना अपने आप ही वो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिससे कि वो अपने आप ही क्लीन होती है, अपने आप ही अपनी हाइजीन मेंटेन करती है। तो वो वेस्टिबुलर ये जो ग्लैंड्स है उसके थ्रू होता है। ठीक है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के थ्रू। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वजाइना, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज। ठीक है, यूटरस जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस को स्पेस प्रोवाइड करता है। यूटरस जो है वो फ्लूइड सिक्रेट्स करता है दैट हेल्प सीमन रीच टू द फैलोपियन ट्यूब, जो कि सीमन को उठा के फैलोपियन ट्यूब्स तक लेके जाता है ताकि वहां पे रिप्रोडक्शन हो और उसके बाद वो फीटस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यूट्रस है, ओवरीज, ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस करती है जिसको हम ओवा या ओवम भी बोलते हैं। वजाइना जो है वो कनेक्ट करता है यूट्रस को एक्सटर्नल जेनिटेलिया से सर्विक्स के थ्रू। तो जो सर्विक्स वाला जो मैंने आप लोगों को ऊपर पार्ट बताया, ये जो है ये यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट कर रहा है सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एक बात है वहां पे। अब फंक्शंस की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फर्स्ट है सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, दूसरा है फीमेल गैमेट्स यानी एग्स को प्रोड्यूस करना, ब्रेस्ट मिल्क लैक्टेशन के टाइम पर ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर डिलीवरी करवाना, तो वो वजाइनल से ही होती है, वजाइनल डिलीवरीज में भी हेल्प करता है वो। प्रोवाइड्स अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, यानी एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो हमारी बॉडी के अंदर जिससे कि बेबी बनता है
पूरा एनवायरनमेंट वहां पे होता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि फीटल डेवलपमेंट यानी बच्चा वहां पे बनता है। जो वो छोटे से एग से वो एक बेबी का फॉर्म लेता है, ठीक है। तो फीटल डेवलपमेंट के लिए भी रिसेप्शन ऑफ मेल गैमेट्स यानी स्पर्म जब एंटर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसको भी स्टोर करके रखता है, उसको भी वो पकड़ता है और उसको भी फर्टिलाइजेशन करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है। उसके लिए भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलिया। ये आप लोगों ने ऊपर ही देख लिया कि एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलिया दो पार्ट्स में उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। पहला यूट्रस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द यूटरस। द यूटरस एक हॉलो यानी खाली मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है, नीचे बिल्कुल पेल्विक कैविटी में। अब इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। इसकी लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ा कितना होता है? 5 सेंटीमीटर होता है। वॉल थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होती है। वेट इसका 60 ग्राम होता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 900 ग्राम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बेबी है और वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। सोचिए आप, उसकी लेंथ भी इतनी कम है, उसकी विड्थ भी इतनी कम है, उसकी थिकनेस भी इतनी कम है, स्टिल दे कैन कैरी द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में जो बेबी है उसको वो पूरा 9 मंथ्स तक कैरी करता है और उसको नरिश करता है। तो दिस इज द एक्चुअली पावर ऑफ यूट्रस। लोकेशन की हम बात करते हैं, तो लोकेशन, हाँ, एंटीरियर टू द रेक्टम, रेक्टम के बिल्कुल सामने और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। रेक्टम के सामने और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है। नॉर्मली पोजीशन इनटू एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स ओरिएंटेशन। एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे ऊपर से ऐसा फूला और नीचे से ऐसा आता है और एंटीफ्लेक्स्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए। सर्विक्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस सबको समझ में आया? यस मैम। मैम यूट्रस बच्चादानी, राइट? हाँ हाँ, बच्चेदानी को यूट्रस। मैम एक और चीज बताइए, प्लेसेंटा का वेट क्यों मेजर करते हैं आफ्टर डिलीवरी? व्हाट इज द रीजन? हम उसमें ये देखते हैं कि अभी भी उसमें कुछ रह तो नहीं गया है। प्लेसेंटा जो है उसको वैसे तो हम लोग पूरा बाहर ही निकाल लेते हैं क्लीन आउट करने के लिए, और उसको यस। जब वापस करते हैं ताकि और कोई चीज तो नहीं रहती और कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, कोई डिसेबिलिटीज तो नहीं है, दैट्स व्हाई। ओके ओके मैम। अच्छा मुझे एक और चीज पूछनी है। इट हैपेंस एट टाइम्स फेलोपियन ट्यूब में बेबीज डेवलप होते हाँ, हैं, व्हाट इज उसको द रीजन ऑफ दैट? हार्मोनल इम्बैलेंस, या तो कोई पुरानी हिस्ट्री हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस की, या किसी भी पीआईडी की, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस होते हैं उनकी। ओके। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इन सब चीजों की वजह से वो एक इम्बैलेंस आता है, जो एनामली आती है, जिससे कि क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू तो स्पर्म जाता ही है ऊपर, वो फर्टिलाइज होता है। तो वो जब वो वहां से आता है और एम्प्री यानी फिम्ब्रिया करके जो पार्ट है वो वहां पे आके अटक जाता है। यस वहां मैम। पे अटक जाता है, तो जैसे ही वो बेबी ग्रो करता है, 1.5 मंथ तक वो पहुंचता है, आपकी ट्यूब बहुत पतली सी होती है तो वो बस्ट हो जाती है। या हमें स्टार्टिंग में अगर पता चल जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका फेलोपियन ट्यूब सही सलामत होती है। यूजुअली फेलोपियन ट्यूब्स को निकाला ही जाता है, क्योंकि वो बहुत पतली होती है और वो यूजुअली डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बेबी है और अब वो किसी काम की नहीं है, दैट्स व्हाई। तो ओके वो एक्टोपिक जो ओके। फेलोपियन ट्यूब। एंड मैम व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग ट्विंस बेबी? ट्विंस बेबी का रीजन कुछ नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। स्पर्म गया, वो कितने ओवम्स के साथ फर्टिलाइज होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड तो हाउ मेनी एग्स वी रिलीज इन अ साइकिल? हाउ मेनी एग्स वो तो एक्चुअली डेवलप करते हैं, लाइक वो एग्जैक्टली नंबर्स तो मुझे याद नहीं है, बट वो एक्चुअली ओके। डिपेंड करता है अब आपकी साइकिल्स पे। हर साइकिल में हम लोग अलग अलग एग्स रिलीज करते हैं। तो मिच्योर एक ही होता है, रिलीज बहुत सारे, मिच्योर तो एक ही अच्छा होता है। ओके तो ओके। depend होता है, कभी कभी हमारी एक साइकिल में 4-5 एग के फॉलिकल्स डेवलप हुए और वो अंडे जो है वो फूटे, उस टाइम पर हम उनसे जाके मिलेगा तो एक ही एग को पकड़ के वो फर्टिलाइज होगा, जो एग सबसे ज्यादा मेच्योर हुआ है। तो ओके अल्टीमेटली जो होती है वो एक ही ओवम से, एक ही स्पर्म से होती है। ओके। एंड इज दैट द ovaries produce eggs alternatively? हाँ, वो हमारे अच्छा साइकिल, एक बार वो राइट से करते हैं और एक बार वो लेफ्ट से करते हैं, तो वो हर साइकिल हमारी डिफर करती है। एक बार वो ओके राइट से का चांस रहता है और एक बार उसका लेफ्ट से चांस रहता है। तो लेफ्ट और राइट ओवरीज दोनों ही बाय मंथ बाय मंथ वो डिपेंड करता है, उनकी साइकिल कब किस में ओवुलेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता ओके जी। थैंक यू सो मच मैम। है। या
सर्विक्स ऑफ द यूट्रस की हम बात करते हैं तो सर्वाइकल रीजन, द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज द बॉडी। बॉडी जो होती है वो सर्विक्स की जो डोम शेप की होती है, अपर पार्ट ऑफ सर्वाइकल कैनाल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेन पार्ट जो होता है सर्विक्स का, जो कि यूट्राइन ट्यूब से कनेक्टेड है यूट्राइन हॉर्न्स के थ्रू। यूट्राइन हॉर्न्स यानी जो ट्यूब पतली सी उनको कनेक्ट कर रही है। इट हैज अ बेस, एक्सटर्नल पार्ट एंड एन इंटरनल कैविटी नोन एज द यूट्राइन कैविटी, यानी उसका जो बेस पार्ट है जो कि अंदर की कैविटी में जाकर के ओपन हो रहा है उसको हम लोग यूट्राइन कैविटी बोलेंगे। नैरोड पोर्शन ऑफ द सर्विक्स कॉल्ड एज इस्थमस, जो उसका पतला सा नीचे का पार्ट आएगा सर्विक्स का, दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस, जो कि सर्वाइकल कैनाल और यूट्रस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, क्योंकि सर्विक्स है तो इंटरनल इलियक आर्टरी, इसकी जो मेन आर्टरी है वो तो यूट्रस से कनेक्टेड है, तो यूट्राइन आर्टरीज उसको सप्लाई करती है, ठीक है, विच अराइजेस फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी से जाएगी। अपर ब्रांच जो है यूट्राइन आर्टरी की वो सप्लाई करेगी उसकी बॉडी और बेस को, जो कि लोअर ब्रांच की, यानी क्योंकि नीचे की तरफ है तो लोअर ब्रांच सप्लाई करेगी, ऊपर की तरफ है तो इंटरनल इलियक आर्टरी सप्लाई करेगी। Venous blood from the cervix drains into the internal pelvic venous plexus. हाँ, तो ये जो होता है इंटरनल पेल्विक वीनस प्लेक्सस, जो कि ओवरऑल सर्विक्स की वीनस ड्रेनेज को सप्लाई करता है ओवरऑल, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं, सॉरी, फंक्शंस की बात करते हैं सर्विक्स के। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जो फीटस होता है उसको ग्रो करने के लिए, उसको नरिश होने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इट हेल्पिंग द फीटस ऑब्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो उसको देता है वो। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द फीटस, एक प्रोटेक्शन सपोर्ट देता है सर्विक्स उसको, ठीक है, फीटस को, सेफ गार्डिंग इट फ्रॉम फिजिकल इंजरी, तो बाहर की कोई भी चोट से सर्विक्स उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इट फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में, हेल्पिंग मेंटेन एंड कीप सेफ एनवायरनमेंट फॉर फीटल डेवलपमेंट, सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट बनाने में भी हेल्प करता है। 3 चीजें, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहा है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो दे रहा है उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रहा है फीटस को, प्लस रिमूवल ऑफ वेस्ट। 3 फंक्शंस इज द मेन फंक्शंस ऑफ द सर्विक्स। ओवरीज, सर्विक्स क्लियर है? यस मैम। ओवरीज की बात करते हैं, जहां पे एग्स एक्चुअली में फॉर्म होते हैं। यहाँ पे शायद पता चल जाएगा अनुजी आपको कि कैसे क्या रहेंगे हमारे एग्स का। ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एग्स एंड आर आलमंड शेप, यानी बादाम की शेप की, बहुत छोटी सी होती है, जो कि हमारे एग्स को प्रोड्यूस करती है। दे आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन with one ovary on each side of the uterus near the openings of the fallopian tubes, है ना। जो एक ओवरी यूट्रस से आती है तो वो किससे, fallopian tubes की ओपनिंग्स पे कनेक्टेड होती है। फंक्शन अप्रोक्सीमेटली साइज जो है ओवरी का वो 3 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दिस इज एक्चुअली अ ओवरऑल साइज ऑफ द ओवरी जो आमंड शेप की है। फंक्शंस की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और नहीं है क्या नीचे, अच्छा सारे आ गए, ओके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर आज खत्म हो जाएगा। Functions are in the reproductive system, तो this ovary performs 2 main functions, egg production और हार्मोन प्रोडक्शन। 2 चीजें ओवरीज के काम में होती हैं। हार्मोन्स आपको पता ही है कि आजकल ओवरीज में जो सिस्ट हो जाते हैं, पतले पतले छोटे छोटे से, कुछ बड़े भी हो जाते हैं, कुछ फ्लावर फॉर्म में हो जाते हैं, कुछ उसको पूरा कवर अप करके रख लेते हैं, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जो सिस्ट होता है उससे हमारी बॉडी का पूरा ही हार्मोनल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओएस, पीसीओडी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस या अच्छे से प्रॉपरली खुल के नहीं आ रहे हैं पीरियड्स, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तब होती है, ठीक है। तो एज वी ऑल नो, दूसरा एग प्रोडक्शन, हमें पता है कि एग हमारी ओवरी ही प्रोड्यूस करती है, तो ओवरी प्रोड्यूसेस एग विच आर रिलीज इन द फेलोपियन ट्यूब, जो कि फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है, वेयर दे कैन बी फर्टिलाइज, जो कि वहां पे वो फर्टिलाइज होता है और यूट्रस में आता है फ्लोट करके। कई बार उसमें फंस जाता है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कन्वर्ट हो जाती है, नीचे आ जाता है, दैट इज द नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन।
हम लोगों ने सुना होगा कि हमारी हर साइकिल के स्टार्टिंग के 14 डेज में ईस्ट्रोजन एंड आखिरी के 14-15 डेज में प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हमारी पूरी साइकिल अच्छे से निकल जाती है। ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे भी लिखा है एसेंशियल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी की बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, उस टाइम पे उनको स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन जो कि अंदर उनकी बॉडी में कम है, तो वो बेबी को होल्ड नहीं कर पा रहा, वो बेबी को सेफली प्रेगनेंसी में नहीं लेके जा पा रहा, तो उनको बाहर से हमें प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन देना पड़ते हैं ताकि उनका प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके, उनका बेबी होल्ड हो जाए, तो वो बार बार मिसकैरेजेस ना हो। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर किसी को पीसीओएस पीसीओडी होता है, एक जनरल नॉलेज का बता रही हूँ, किसी को भी पीसीएस पीसीओडी होता है, इसलिए हम लोग उनको सीड साइकिलिंग के लिए बोलते हैं, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग है। आई ऑल्सो एडवाइज्ड इन माई डाइट और नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स और योगा कि आप सीड साइकिलिंग से कंटिन्यू करो। इवन सीड साइकिलिंग से लोगों को कंसीविंग में भी हेल्प मिलती है। फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन से स्टार्टिंग के 14 डेज में दिए जाते हैं, जिससे कि वो ईस्ट्रोजन को हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन के सपोर्ट को इनहेंस करेंगे और नरिश करेंगे। लास्ट के टाइम पे सेसेमे सनफ्लावर सीड्स दिए जाते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशंस को प्रॉपर करते हैं। तो इन दोनों का बैलेंस एक्चुअली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, फ्लेक्स सीड एंड पंपकिन सीड का क्वांटिटी क्या रहेगा? 1 टीस्पून देते हैं हम लोग सिर्फ, जो Okay. हलवे वाला चम्मच होता है, टेबल स्पून सॉरी, वो हम लोग 1 टेबल स्पून देते हैं सिर्फ। अर्ली मॉर्निंग लेना होता है, उसको प्रॉपरली च्यू किया जाता है, रोस्टेड नहीं होना चाहिए, वो जितना ज्यादा रॉ होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, और सेसमे सीड, व्हाइट सेसमे सीड? सेम ही 1 टेबल स्पून ही दिया जाता है, उसको Okay. प्रॉपरली करके यू कैन हैव नॉर्मल वाटर ओवर। Okay, मैम। ओके, एंड अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट अर्ली 14 डेज, और वो पीरियड अपने पीरियड साइकिल, मतलब जिस दिन पीरियड आया, फर्स्ट डे है आपका? नहीं नहीं नहीं, जो पीरियड आता है उस टाइम पर हमें कोई भी सीड साइकिल्स नहीं देना होते हैं। Okay. हमें वो आपका 5th डे 6th डे स्टार्ट हुआ है, वहां से हमको स्टार्ट होता है। अच्छा, मेनली तो हम उसको 8th से 14th डे तक के लिए देते हैं, जो हमारा फीडिंग का और पीसीएस पीसीओडी के लिए, तो 8 से 14th डे तक देंगे। फिर 15 से नेक्स्ट साइकिल के फर्स्ट डे तक सेसमे और सनफ्लावर देंगे। जैसे ही Okay. पीरियड आ जाते हैं तो बंद हो जाता है अगले वो 7 दिनों के लिए। उसके बाद फिर अगेन वो 8th डे से सेम स्टार्ट होता है, अगेन फ्लेक्स पंपकिन और अगेन सेसमे सनफ्लावर। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, गुड टू नो मैम, इन्फॉर्मेशन। फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट नहीं करना है? नहीं नहीं, फ्लैक्स सीड्स रोस्ट को तो होते हैं हाँ। नॉर्मली, आजकल मार्केट में रोस्ट ही मिल रहे हैं, बट आप जितने ज्यादा रॉ यूज करोगे वो उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज जब हम उसको च्यू करते हैं तो वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके उसके अच्छे जो एक्चुअल एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस होने में हेल्प मिलता है। ओके मैम, थैंक हाँ, यू। लेकिन ऐसा होता है कि किसी किसी को नहीं खाए जाते हैं रॉ, क्योंकि किसी किसी को, जैसे फ्लैक्स सीड्स तो ऑब्वियसली ठीक लगते हैं, पंपकिन सीड भी टेस्टी होते हैं, लेकिन सेसेमे सनफ्लावर का टेस्ट थोड़ा सा होता है, तो उनको हल्का सा आप ड्राई हीट में भून लो, जैसे कि नो ऑयल नो घी, आपने सिर्फ उसको तवे पे हल्का सा, बहुत हल्का सा भून के आप उनके लड्डू फॉर्म में भी कर सकते हो, या आप उनको मिक्स करके भी रख सकते हो। तो वो ओवरऑल लोग आजकल स्नैकिंग में यूज करने लग गए हैं सीड्स को, चारों को मिला करके खाने के बाद 1-2 चम्मच खा लिए, ऐसा वाला मुखवास टाइप। तो वो आप यूज कर सकते हो अगर आपको उसका टेस्ट वो हो रहा है तो, ऐसा। ओके मैम, थैंक यू। सॉरी, एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करें, ओवरी इज कंसीडर्ड द गोनेड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओवर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की गोनेड यानी ओवम को रिलीज कर रही है। ईच ओवरी इज वाइट इन कलर एंड लाइज अलोंग द लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस इन अ रीजन कॉल्ड मीजोवेरियम, यानी वो लेटरल वॉल ऑफ यूट्रस के साइड में प्रेजेंट होती है, फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होती है मीजोवेरियम के थ्रू। जी ठीक है, मीजोवेरियम जो है वो क्या है, वो एक ऐसा एरिया है जहां पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी रहती है, लाइज इन फ्रंट ऑफ द यूरेटर एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, ईच ओवरी इज एंडेड इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल, यानी कैप्सूल फॉर्म से वो कवर अप होती है, जिसको हम आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला दो पार्ट से डिवाइड होते हैं, क्योंकि वो ऐसी पूरी कवर है। तो इनर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स उसमें होता है। द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको हम ट्यूनोका एल्बुजिनिया भी बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी ज्यादा कवरिंग्स नहीं पूछी जाती, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला पूछा जाता है। फंक्शंस की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सेक्सुअल प्लेजर,
बताया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी द सेम थिंग। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट करता है, सपोर्ट चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी ऑफ द बेबी, प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, रिसीव्स मेल गैमेट्स और स्पर्म को। मेल के बता दिए मैंने आप लोगों को, प्रोड्यूस, मेंटेन, डिलीवर स्पर्म एंड सेमेनल फ्लूइड, deposit sperm in the female reproductive organs, produce and secrete male sex hormones। ठीक है। फंक्शंस ऑफ यूट्रस हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, तो फंक्शंस ऑफ यूट्रस आपको बताते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो। यूट्रस के अंदर ही फीटस जो है वो डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियो स्टार्टिंग में हम बोलते हैं जब वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसको एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ गार्डिंग देता है बाहर की कोई भी इंजरीज से, तो वो जितना अंदर रहेगा उतना ज्यादा वो सेफ रहेगा। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशन भी वो सर्विक्स के थ्रू पहुंचाता है, जैसे हमने बता दिया कि सर्विक्स पहुंचा रहा है, तो सर्विक्स के थ्रू जाता है। एम्ब्रियो रिसीव नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्रॉपर डेवलपमेंट, एलिमिनेट वेस्ट, कीपिंग द एम्ब्रियोज एनवायरनमेंट क्लीन। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिपेयर फॉर चाइल्ड बर्थ। यूट्रस कि एंडोमेट्रियम, उसकी लाइनिंग्स, उसकी मायोमेट्रियम, यूट्रस अगर हेल्दी नहीं है, आपके कितने भी हार्मोन्स बैलेंस हैं, आपके कितने भी एग्स के फॉलिकल्स अच्छे बन रहे हैं, इफ योर यूट्रस इज नॉट रेडी, उसकी एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं है, जो कि नॉर्मली 8 से लेके 12 तक इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल, 11-12 से अगर ऊपर जाती है तो वो अब नॉर्मल फेज में आ जाती है, जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देती है। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन जहाँ पे वो फर्टिलाइज हो रहा है बार बार, लेकिन यूट्रस की एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है कि वो उसको होल्ड कर सके, तो वो बार बार उसको अबॉर्ट या मिसकैरेज करवा देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कंसीव भी कर रहे हैं। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिपेयर फॉर चाइल्ड बर्थ एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट स्टार्ट करूँ ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। All good, ma'am. ओके ओके। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में कौन कौन जानता है? व्हाट एग्जैक्टली अ नर्वस सिस्टम? मैम जो हमारी सारी वेन्स हैं, नर्वस सिस्टम बेसिकली सारी वेन्स के थ्रू जो भी चीजें ट्रैवल कर रही हैं, वो सब चीजें नर्वस सिस्टम में कवर होंगी। नॉट ओनली वेन्स अनु, हमारे सारे सिग्नल्स, हमारे सारे मूवमेंट्स, हमारे सारी एक्टिविटीज के लिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबल। यस मैम। सिस्टम ये हमारा लास्ट सिस्टम है अभी का, तो हमारे सारे सिस्टम्स को जो गवर्न कर रहा है, जो सब सपोर्ट कर रहा है, दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम ओनली। The human nervous system, this is the diagram. Cerebral hemisphere, cerebellum, cervical plexus, brachial plexus, spinal cord, musculocutaneous nerve, intercostal nerve, radial nerve, ulnar nerve, median nerve, ये पूरी हमारी नर्व्स यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, डीप टिश्यूज नर्व्स हैं, ये हमारे सेरेब्रल, सेरेब्रम, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये सारे पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इज पेरिफेरल एंड सेंट्रल, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज द ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक। ऑटोनोमिक भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो मेन सारी एक्टिविटीज को गवर्न कर रहा है। पेरिफेरल यानी जो हमारी पूरी एक्टिविटीज करवा रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, एक एक्टिविटीज करवा रहा है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली अ डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है ये, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप काफी सारी चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे। सारे सिस्टम्स का भी कोऑर्डिनेशन इस सिस्टम के साथ है, तभी वो सारे सिस्टम हम लोग हर सिस्टम में पढ़ के आए कि ये लोग सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, तीन चीजों का मिलकर के बना है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या क्या? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज इसमें हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यूज, ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यूज। द नर्वस सिस्टम इज द मेन रेगुलेटरी, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो है वो मेन रेगुलेटरी, कंट्रोल यानी पूरी
सिस्टम्स को वो रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी हमें, रिसेप्टर्स का क्या काम है, हमें कोई भी पेन हुआ, किसी ने भी हमें बाइट किया, गरम लगा, कोई चोट लगी, तुरंत सिग्नल्स हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचेंगे, फिर वहां से एक्टिविटी आएगी, अरे नहीं हटा लो, तो वो विद इन अ सेकेंड सारी चीजें, सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं। टुगेदर विथ द एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम हेल्प्स एंड रेगुलेट द मेंटेन होम्योस्टेसिस। एंडोक्राइन सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें ग्लैंड्स हैं, तो वो सारे ही सिक्रीशन, इसीलिए बोलते हैं ना स्ट्रेस हो गया, हैप्पी हार्मोन्स हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई, इसीलिए वो हमारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को कवर अप करते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम लोग उनके ग्लैंड्स को फंक्शन को कवर अप करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारा पूरा प्रॉपर हो पाएगा, यानी हमारे हार्मोन सिक्रीट ही हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिस पे होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर नर्वस सिस्टम हमारे कुछ होम्योस्टेसिस के फंक्शंस उसके रेगुलेट और मेंटेन करता है। थ्रू इट्स रिसेप्टर्स द नर्वस सिस्टम कीप्स अप अवेयर ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। दोनों ही एनवायरमेंट्स को बैलेंस करके रखने के लिए रिसेप्टर्स के थ्रू ही हो पाएगा। जैसे रिसेप्टर्स से तो हमें बताएंगे ना कि बाहर ठंड है, गर्मी है, हमें किसी ने बाइट करा, हमें चोट लगी है, तो हमें अब क्या सिग्नल देना है। ठीक है, ये सारी चीजें। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, वी हैव टाइम। तो मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ, मैम जो नर्वस सिस्टम, जैसे हम बोलते हैं कि नस पे नस चढ़ गई है, वो किस वजह से मैम ये इश्यूज आते हैं? या फिर ऐसे कई बार ऐसे होता है कि लकवा मार जाता है ना, जैसे एक साइड जो बॉडी का है वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, या कई बार ऐसे होता है किसी के हैंड्स नहीं चल रहे, मतलब दे आर नॉट एबल टू होल्ड द पेंसिल। आई नो वो नर्व्स का इशू है, बट दैट इशू इज बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, आई वांट टू नो। क्योंकि उसकी वजह से हमारे ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई इम्बैलेंस आया है। तो वो पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, किसी किसी के फेशियल नर्व डैमेज हो गई, किसी की पेरिफेरल नर्व डैमेज हो गई, तो उससे उसके हाथ पे चलना बंद हो गए हैं, वो पर्टिकुलर एक पार्ट में चोट आई है, क्लॉट हुआ है, फॉर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हैंड ब्रेन में, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आगे, पर्टिकुलर पार्ट्स में होती है, तो वहां पे जो नर्व्स प्रेजेंट है वो पर्टिकुलरली इफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। और आप जो नस पे नस चढ़ने की बात कर रहे हैं, वो ये होता है कि वो एग्जैक्टली वो कोलैब हो जाते हैं, यानी कि आपस में कनेक्ट होके और वो बाइंड हो जाते हैं। वो इम्बैलेंसेस होते हैं, स्ट्रेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई चोट लगी है, हमारा कोई पार्ट इफेक्ट हुआ है किसी भी चोट में, हमारे कोई इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारी नर्व जो है वो आपस में ओवरलैप करती हैं। ओके, और इसका वाटर इनटेक से कुछ इम्पैक्ट होता है? वाटर इंटेक से नहीं, एज सच इसका डायरेक्टली कोई वाटर इंटेक से इम्पैक्ट नहीं है, बट इनका Okay. मेन जो है वो हमारे स्ट्रेस, हमारे जो रिसेप्टर्स, नर्व्स हैं, हमारे जो किसी भी तरह की इंटरनल इंजरीज जो हो जाती हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि हल्की फुल्की इंजरीज हैं, लेकिन वो मेजर इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे देती है। ओके, एंड जैसे फीमेल्स बहुत एक्सेसिव वर्क करती हैं, जैसे राइट हैंड बहुत ज्यादा यूज करती हैं कपड़े धोने में या किसी भी चीज में, उस वजह से भी आपको लगता है नर्व्स डैमेज होती हैं? एक्सेसिव वर्क से नहीं, इंजरीज से हो सकती है। एक्सेसिव वर्क से तो हमारी बॉडी और ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है, इवन वो एनर्जेटिक रहती है, तो इट्स नॉट लाइक फीमेल के बहुत ज्यादा काम करने से उनका राइट हैंड पहले खराब होएगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। आप जितना काम करोगे उतना अच्छा है। हाँ, ये है कि हमारी चीजें इंजरीज या किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे ज्यादा सोचने की वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर कोई ओवरलोड आ रहा है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, हम लोगों ने कोई ऐसी मेडिसिन ली है जिससे कि हमारी नर्व्स डैमेज हो रही हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, नॉट बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज। ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। वेलकम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज कंपोज ऑफ द ब्रेन है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो चीजें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली नर्व्स से मिलकर के बना है। तीन चीजें हैं, क्या क्या से मिलकर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम सिर्फ नर्व्स देखेंगे, क्योंकि नर्व्स के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी चल रही है। ठीक है, तो
इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स विच आर बंडल्स ऑफ लॉन्ग फाइबर्स, जो लंबे लंबे फाइबर्स हैं उनको हम एक्सॉन्स बोलते हैं, जो कि सीएनएस से बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स में कनेक्टेड होता है। जैसे हमारी आंखों के लिए कौन सा जाएगा, नोज के लिए अलग है, ईयर्स के लिए अलग है, हैंड्स के लिए अलग है, चेस्ट के लिए, हर पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सॉन्स डिवाइडेड होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स डिवाइडेड होते हैं। नर्व्स दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी आर कॉल्ड मोटर और एफरेंट नर्व्स। ठीक है, जो नर्व्स हमारे सिग्नल्स को ब्रेन से बॉडी तक कैरी करते हैं उन नर्व्स को हम मोटर या एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, बॉडी से सीएनएस तक और सीएनएस से बॉडी तक ये दो पाथवेज है हमारे। ठीक है, तो जो ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल्स लेकर आ रहे हैं वो नर्व्स को हम मोटर या एफरेंट नर्व्स बोलेंगे, और बॉडी से सिग्नल्स तक लेके जा रहे हैं उनको हम सेंसरी या आफ्रेंट नर्व्स बोलेंगे। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है आफ्रेंट ईफ्रेंट में? मैम दोबारा बोलिए। मोटर एंड सेंसरी, सो मोटर इज ब्रेन से उस पर्टिकुलर एरिया तक जहां पे वो एक्शन हो रहा है, एंड देन सेंसरी वापस ब्रेन तक लेके जाएगी, राइट मैम? यस यस, मतलब सेंसरी का काम ये है, फॉर एग्जांपल हमारे सेंसेस, आप लोग एग्जांपल से समझिए, ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे सेंसेस, स्किन जो है वो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, या हाथ आंखें हमारा जो है सेंसरी ऑर्गन है। तो यहाँ से हमारे नर्वस सिस्टम तक हम लोगों ने जो देखा कि अरे ये चेहरा हमने पहले भी देखा हो, तो उसको ऑर्गेनाइज करेगा हमारा ब्रेन। तो वो जो सिग्नल्स लेके जा रहा है दोज आर दी सेंसरी या आफ्रेंट नर्व्स, जो बाहर की चीजों को ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं ताकि ब्रेन ऑर्गेनाइज कर सके चीजें। अब उसके बाद रिवर्स में जो चीजें आएंगी, अब वो ब्रेन तक पहुंचा, उसने बता दिया कि नहीं इस इंसान को मैं जानती हूँ कि ये चीज मेरे लिए हार्मफुल है, फिर ब्रेन उसको बताएगा कि हाँ ये तुम्हारे लिए हार्मफुल है, अब कुत्ता तुम्हारे पीछे भागना है, अब तुमको भागना है। तो वो जो सिग्नल लेकर आया ब्रेन से हमारी बॉडी तक, दोज आर दी मोटर या आफ्रेंट। मोटर यानी मोटर की तरह काम करना, कोई एक्टिविटी उससे रिलेट करके आप समझो कि जो एक्टिविटी करवाने के लिए करेगा, दोज आर द मोटर। जो सेंसेस लेके जा रहा है, दोज आर द सेंसरी। क्लियर? यस मैम। तो जस्ट लाइक दैट स्पाइनल नर्व जो होते हैं उसमें दोनों फंक्शंस होते हैं जिनको हम मिक्स नर्व भी बोलते हैं, सेंसेस भी और मोटर भी दोनों। पीएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सबसिस्टम्स। कौन कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज करवाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फिर से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है, या तो भागना है या तो लड़ना, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि रेस्टिंग के टाइम पर, या जब डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन यूजुअली रेस्ट के टाइम पर होता है, इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। तो दैट्स वाई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग के टाइम पर होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोई काम करना है, भागना है, इन सब चीजों के टाइम पे, इमरजेंसीज के टाइम पर एक्टिवेट होता है। ठीक है। एएनएस रेगुलेट्स इनवॉलंटरी प्रोसेसेस जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज। अब एएनएस इनवॉलंटरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? हार्ट बीट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट बीट अपने रिदम के हिसाब से चल रही है। जिस एक्टिविटीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दोज आर द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। रेस्पिरेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी रिदम के हिसाब से चल रहा है, हार्ट बीट अपनी रिदम के हिसाब से चल रही है, और हमारी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज हमारी रिदम के हिसाब से चल रही है। ठीक है। तो ये इनको कौन करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक चीजें चल रही हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऐसे रिलेट करो। ठीक है। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंट्रिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है, जो कि जीआई ट्रैक्ट को सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही फंक्शंस के थ्रू चलाता है, जो कि इनवॉलंटरी डाइजेशन प्रोसेस को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ अच्छा खाना खा के, नरिश करके, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी है कि अभी डाइजेस्ट हो, हमारी मर्जी है कि अब डाइजेस्ट ना हो, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी, जिसको हम एंट्रिक एक्टिविटीज बोलेंगे। अब जो नर्व्स फ्रॉम दी हेड आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन से जो एक्टिविटीज निकल रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स मैंने आप लोगों को बताई थी। हमारी जो क्रेनियल नर्व, जब हम लोग आई सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमारी क्रेनियल नर्व्स थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो 12-13 क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारी ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलेटरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व, फेशियल नर्व, ये सब जो है ये क्या है? हमारी क्रेनियल नर्व्स है। तो ये पूरी हमारी हेड से निकलती हैं। which nerves from the spinal cord are called spinal nerves, और जो स्पाइनल से निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब नर्वस टिश्यूज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे।
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे पूरा प्रॉपरली, ठीक है। तो बी ऑल प्रेजेंट ऑन टाइम, 10 बजे मतलब 10 बजे, 5-1 मिनट ऊपर नीचे चलता है, बट ऐसा नहीं कि आप लोग 10:15 तक ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोग प्रॉपरली स्टार्ट करो ताकि 1-2 क्लासेस में फिर हम लोग इसको कवर अप करके इसको क्लियर कर सकें, ठीक है, ताकि आप लोग की नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो। तो कोई डाउट हो आज की क्लास में तो आप उसको नोटेड डाउन करके कल पूछ सकते हो, ठीक है। ओके मैम, Yes, ओके, ma'am. थैंक थैंक यू। यू मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम मैं कल थोड़ा लेट में ज्वाइन करूंगी। एक्चुअली मैं हमारा यहाँ पे छुट्टी हुआ है, विंटर वेकेशन, तो हम लोग घर जा रहे हैं। आई थिंक 10:45 तक मैं घर पहुंच जाऊंगी, मुझे जितना लग रहा है। तो मैं 10:45 के बाद ही ज्वाइन कर पाऊंगी। तो आप रास्ते में बड्स लगा के थोड़ा सा नहीं मैम, एक्चुअली वो ना मतलब नेटवर्क कवरेज नहीं करता है। वो घाटी जानते हैं ना, घाटी वो पहाड़ी इलाका है। तो मैं ठीक है, मैं फिर बाद में उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगी, बट आप ट्राई करना कि आप बस टाइमली ज्वाइन कर लो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण मैम।